बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, बात करेंगे जी आने वाले बजट के हवाले से, क्योंकि हमेशा की तरह गवर्नमेंट की जानिब से तो यही अनाउंसमेंट सामने आई है कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा और ये अवाम दोस्त बजट होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि IMF की जानिब से हुकूमत को GST बढ़ाकर 18% से 19% करने की तजवीज़ दी गई है। और आपको पता है कि जब IMF की बात आती है तो हुकूमत हमेशा ही घुटने टेक देती है। हाँ, वो अपनी जो मामलात हैं, जो अपनी किफ़ायतशारी मुहिम है उसको चलाएंगे सिर्फ गरीबों तक, लेकिन जो अपने प्लान्स हैं, जो अपने शस्के हैं, जो अपने लल्ले तलल्ले हैं, उनको कम कहीं नहीं किया जाएगा। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होंगी, ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा सेल्स टैक्स है जी 8%, जिसकी शरह है जिसे बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी गई है। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उन पर टैक्स की शरह है जी 1%, जिसे बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी गई है। हम एक जानिब एनर्जी क्राइसिस का रोना रोते जा रहे हैं, हम लोग ऑल्टरनेट एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो महंगी होने जा रही हैं और जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उन पे टैक्सेस भी बढ़ने जा रही हैं। GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% होने का इम्कान है सोलर पैनल्स पर। यानी जो सोलर पैनल, यानी अल्लाह ताला का सूरज है, आपने अपनी छत पे अपनी इन्वेस्टमेंट, कोई कमेटी डाली, कुछ भी किया, पैसे जोड़े, आपने सोचा कि चलो बिजली के बिल से जान छूट जाएगी, लेकिन जान नहीं छूटने वाली, क्योंकि सोलर पर टैक्सेस लगेंगे तो सारे का सारा खर्चा, सारे का सारा बोझ आवाम पर डाला जाएगा। FBR का क्या किरदार होगा? FBR का यही किरदार होगा कि FBR की जानिब से कहा जाएगा कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, हमें गाड़ियाँ चाहिए होंगी, उनको नई गाड़ियाँ भी खरीद के दी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा। जो पहले से टैक्स देने वाली आवाम है उनके कंधों पर बोझ मजीद बढ़ जाएगा। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर हसन जफ़र साहब हैं, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शवाज़ ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, EC मेंबर हैं आप प्याफ मियाँ अंजुम निसार ग्रुप से, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शवाज़ ताहिर साहब, सर मुझे ये बताइए कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, अवाम दोस्त एक और बजट आने को तैयार है, क्या वाकई अवाम दोस्त होगा या सिर्फ नंबर की गेम है ये सारी? जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि सोलर के ऊपर भी, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी टैक्सेस लगा रहे हैं, फ्यूल की लेवीज भी बढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जो बजट होता है ना, मेरे ख्याल में दुनिया में हर जगह ये बात है कि जहाँ पे कोई बजट आता है, कोई भी ऐसी चीज आती है, उसको स्टडी रखा जाता है, उसको 1 साल या 2 साल या 5 साल की रखा जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बजट आता है, कोई भी पॉलिसी आती है, वो सुबह कोई होती है, रात कोई और होती है। तो जो भी पॉलिसी निकाले, एटलीस्ट बिजनेसमैन के लिए ऐसी पॉलिसी हो कि वो स्टेडी हो, उसको हमें पता हो कि हमने इस पे काम करना है, 1 साल के नहीं करना। सही। डॉक्टर हसन जफ़र साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। शवाज़ साहब ने कहा कि कोई भी कॉम्पैक्ट पॉलिसी नहीं है अभी तक, हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है कि भाई ये प्लान है और इसी पे हमने चलते चले जाना है। सर, बजट से कोई अच्छी उम्मीद रखें या फिर इस बार भी आवाम पे टैक्सेस का मजीद बोझ ही पड़ेगा, इसके अलावा बजट में कुछ नहीं होगा? डॉक्टर साहब। साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए, अच्छी उम्मीद ना रखें, उसकी वजह हम तफसील से भी बयान कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान का 13वां 5 साला मंसूबा अनाउंस हुआ, उड़ान पाकिस्तान के नाम से। जी। ठीक है, उसमें उसके जो 5 बुनियादी नकात थे: एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएंगी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान, नंबर 3 एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, नंबर 4 एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 5 इक्विटी एथिक्स एंड एम्पावरमेंट। ये तो चले आखिरी तो पॉइंट छोड़ दें। आपकी मतलब की जो बात है इसमें, जो आपने सवाल उठाया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सोलर पैनल, सही। ये जो आपने 5 साला मंसूबा बनाया था, आपके कहने का मतलब ये था कि हम एनवायरनमेंट को बेहतर करेंगे और डिजिटल पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब जब आप ईवीज पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, इस बात को तो छोड़ दें कि कंज्यूमर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो सही। तो पड़ेगा। जी। आप अपने 5 साला मंसूबे के अगेंस्ट जा रहे हैं। जो पॉलिसी आपने दी है हमें, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। आपके जो बजट हैं वो आपकी उस पॉलिसी को आगे लेके जाना चाहिए। जब ये बात करते हैं कि जी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं है इसलिए कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है, आप तो अपनी गवर्नमेंट में अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हैं।
सही। ये समझने की कोशिश करें कि ये जो बाद में बातें आपको सुनने को मिलेंगी, नहीं हमारे हाथ बंधे हुए थे। भाई आपके हाथ अगर बंधे हुए हैं तो आप तो अपनी पॉलिसी की कोई फॉलो नहीं कर रहे। ये पॉलिसी आपने क्या मतलब ये है कि फोटो सेशन कराने के लिए दी थी? 5 साल मंसूबा, एक मजबूत आपका प्रोग्राम होता है जो कि आपकी 3-4 मिनिस्ट्रीज मिलके बनाती हैं। उसमें वो ये सारा, तो ये एक तो ये इसके अंदर बुनियादी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि आज मैं आपके साथ थोड़ा सा और भी शेयर कर दूं आपकी इजाजत से। जी सर। ये इनका जो बजट है, इसमें इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट का आइडिया रखा है 4%। बिल्कुल। पिछले साल रखा था 3.7%। हम्म। पिछले साल इन्होंने अचीव किया इनके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं, हम इसको बहुत डिफरेंटली कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने अचीव किया 3.7 के मुकाबले में 2.7%। सही। यानी पूरा 1% इनका जीडीपी ग्रोथ रेट कम था। अब आप जरा कैलकुलेट करें इसे, चीजों को आराम से लोग समझें इस मामले को। हम्म। जीडीपी ग्रोथ रेट ये होता है कि आपकी मईशत का साइज कितना बढ़ रहा है, और इसको बैलेंस किया जाता है आपकी आबादी के बढ़ने के तनासुब से। सही। आबादी बढ़ रही है हमारी 2.55% के हिसाब से। ये वर्ल्ड बैंक जो डेटा है 2023 के सेंसस के हिसाब से, वो उन्होंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। दूसरे सोर्सेज बहुत कम कर रहे हैं लेकिन वो रिलायबल सोर्सेज नहीं है। सही। सो 2.55% के हिसाब से अगर आबादी बढ़ी है और 2.57% आपका जीडीपी ग्रोथ रेट था, तो क्या निकला जवाब इसका? 0/0। बिल्कुल। यानी इन रियल टर्म्स हम्म। आपकी जो आबादी बढ़ रही है और जीडीपी भी उतना बढ़ रहा है, तो आपका कुछ नहीं हासिल आपको हुआ। इसका मतलब है आप जीरो पे आपका रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब जीरो पे रहा तो जो आपके ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, जो आपकी हम्म। बाकी मामलात हैं, उनके पास ना नौकरियां हैं ना कुछ है। सो ये है इस वक्त आपकी सिचुएशन। अब इसके सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में ट्रांसलेट होते हैं। क्राइम बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है तो आपके और मसाइल, आपके हेल्थ इश्यूज, आपके सिक्योरिटी के इश्यूज, उसके ऊपर प्रेशर आएगा। वहां वो कहेंगे कि जी क्राइम ज्यादा हो गया है, पुलिस के पैसे बढ़ा दें, दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस के। सो ये एक विशस सर्कल है। इसको ये सिर्फ जी कि जी हमने सोलर पे कम कर दिया, फलाना ज्यादा कर दिया, ये एक बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सारी पिक्चर है। और अगर इन्हें इस काम की समझ नहीं है तो खुदारा हम रुखसत चाहें और किसी को जो ये काम आता है उसे ये काम करने दें। आप बैंकर्स से और ये अकाउंटेंट से इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बना सकते। खुदा का वास्ता है, इसे समझिए इस मामले को। ये कभी भी नहीं होगा। शौकत अजीज साहब वॉज अ फेलियर, हम्म। इसहाक डार साहब वॉज अ फेलियर, हम्म। ये औरंगजेब साहब इज अ फेलियर। इट विल नॉट वर्क। आपके मुल्क में 3 अदवार में इकोनॉमिक पॉलिसी कामयाब हुई है। डॉक्टर महबूबुल हक के ज़माने में हुई है, डॉक्टर हफीज पाशा के ज़माने में हुई है, डॉक्टर सलमान शाह साहब के ज़माने में हुई है। ये साहिबान इकोनॉमिस्ट थे। ये सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं जब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है। ये नहीं कि जी सोलर पे बढ़ा दे, फलाना कर दे। हम्म। अब ये कर ये रहे हैं कि इस तरह ये पैसे बढ़ाएंगे। टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही है इसलिए कि आपका वो इदारा बिल्कुल नाकारा है, एफबीआर। अब आप जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बजाय सीबीआर आप नाम बदल दें उसका। पहले अभी ये बहस चल रही थी कि इसे सीबीआर कर दे, भाई उससे हम्म। गॉड से कि क्या आप अब ये 1,000 अरब का तो आपका इसका शॉर्टफॉल था, टैक्स ही कलेक्ट नहीं हुआ। तो फिर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो जिसको पैसे देने हैं आईएमएफ को, और $7 बिलियन का आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो वो तो भाई पैसे मांगेंगे। अब गाड़ियों की और सुन ले, $2 अरब की आपने गाड़ियां पिछले साल इंपोर्ट की। $1 अरब के लिए आप आईएमएफ के आगे नाक रगड़ रहे हैं। हम्म। तो कोई पॉलिसी बनाए। और अगर देखें, चलिए आप कहें कि हमने गाड़ियां इंपोर्ट नहीं करनी, हमने पाकिस्तान में बनानी है, सही। तो इसका भी तो प्लान बनना चाहिए ना कि आप ट्रांजिशन लेके आए। कितने प्लांट्स आपके यहाँ लगे पिछले 2-3 साल से? तो आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, कितने प्लांट्स लग गए? एमओयूज छोड़ें, एमओयूज तो कोई भी जाके, कितने सैकड़ों हजारों एमओयूज, कितने
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्लांट लगे। जो मोटरसाइकिल आपको 50,000 से चाइना की आ रही है, वो आप यहाँ 2.5-3 लाख रुपए की बेच रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। तो देर इज नो पॉलिसी, ये तो अपनी ही पॉलिसी, डॉक्टर साहब, अनाउंस्ड पॉलिसी फॉलो डॉक्टर नहीं कर रहे। साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने हमें बताया कि पिछले साल हमने जो ग्रोथ रेट है वो क्या रखा था, जीडीपी गवर्नमेंट ने क्या फिक्स की थी, हमने हासिल क्या किया, उसी हिसाब से हम मईशत को चला रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आ रहा। और आने वाले साल में ये जो 4% रखा जा रहा है, ये समझ से बालातर है ये कि 2%। अब देखिए आगे जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, आज कहीं अखबार में कि कहीं जगह किसी जगह रिपोर्टेड था कि जी ऑयल की प्राइस $84 पे आ गई है, इस जी वक्त $96 पे है। आज ही 6.5 डॉलर बढ़ गई है रात से। मिडल ईस्ट का क्राइसिस खत्म नहीं होने वाला। ये सही। इस्लामाबाद में जो बैठ के बड़े बड़े लोग थिंक टैंक जो हैं, छोड़े उनकी बातों को, कोई उनकी बातों में ना डेप्थ है ना सब्सटेंस है, उनकी बातों पे ध्यान ही ना दिया करें। सही। ठीक है डॉक्टर साहब, मिडल ईस्ट क्राइसिस, डॉक्टर साहब मिडल ईस्ट का मैडम, मिडल ईस्ट क्राइसिस इज नॉट गोइंग अवे। आपके बजट के अंदर, आपकी पॉलिसी के अंदर उसको डील करने का कहां पे कोई हमें कोई अंदाजा दिया गया है कि हाउ शैल वी डील विद दैट सिचुएशन? अगर ये ऑयल की प्राइस 130 140 पे चली जाती है, आई डोंट नो कि उस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा होगा। डॉक्टर साहब और ये बिल्कुल जाएगी, आपने मैं सर, आपको आज बता रहा हूं, डॉक्टर मैं साहब आपको हमारे आज यहाँ, बता रहा हूं, 130 140। हमारे यहाँ तो सर अम्ब्रेला एक मिल गया है मिडिल ईस्ट सिचुएशन पे बात करते हुए। हमारी हुकूमत ने इस वक्त आवाम के साथ जो जो कर दिया है, पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ पर चली गई हैं, हर चीज़ जो है वो उसी के अम्ब्रेला के नीचे होती चली जा रही है। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, शावेद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी कि ये जो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने की भी बात कर रहे हैं, हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, फिर जो आप जैसे बिजनेसमैन हैं आप ही हमें बता रहे होते हैं कि जो इम्पोर्ट करना है पाकिस्तान में वो कितना मुश्किल हो गया है। जी सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत को पिछले 5 साल से लगे हुए हैं कि जी ईवी पॉलिसी। अभी जैसे आपने अर्ज किया कि 8% टैक्स बढ़ा रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान ने पिछले 3 महीने में क्या फेस किया है। आपके सामने फ्यूल प्राइसेस जिस तरह हाइक की हैं, लोगों की सकत नहीं है ये। हमें ऐसी पॉलिसी बजट में लेके आनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमारे पास सिर्फ इंपोर्ट की ही गाड़ियां आ रही हैं इलेक्ट्रिक। पाकिस्तान में एक भी प्लांट लगा जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाए। जो भी गाड़ी है वो सीके की आ रही है। हम अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आज तक एक इंजन नहीं बन सका, तो हम अब इलेक्ट्रिक के ऊपर आ गए। अभी तो हमें वो चीज पूरी करनी है जो पिछले 25-30 साल से नहीं हुई। पाकिस्तान में अभी तक एक भी इंजन नहीं बना। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां कैसे लेके आएंगे, किस तरह करेंगे? हमारा तो अपना आम आदमी का एक गाड़ी की जो प्राइस है वो इस वक्त इतनी बढ़ गई है कि उसकी सकत से बाहर निकल गई है। इन्होंने लोन्स बंद कर दिए, बैंक लीजिंग बंद कर दी। बैंक लीजिंग की वजह से आपका ऑटो सेक्टर, मैं खुद भी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, ऑटो सेक्टर भी इतनी बुरी हिट आई है पिछले 5 साल में। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कोई है ही नहीं हमारे पास। जब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां हमारे यहाँ नहीं चलेंगी, हाइब्रिड सिस्टम नहीं आएंगे, हम अपना इस बुरान से बाहर नहीं निकल सकते। हम आगे जाके फ्यूल प्राइसेस, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अगर 130 की प्राइस हो जाती तो हम क्या करते? इसका मतलब था कि मुझे ये बताइए कि आप ये गुज़िश्ता सालों की सिचुएशन मुझे बता रहे हैं, पिछले सालों की, जब हाइब्रिड गाड़ियों पे 8% टैक्स था और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे सिर्फ 1% टैक्स था। अब जब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, जब प्लान किया जा रहा है, तो आपको पता है कि इस तरह के टैक्सेस लगा ही दिए जाते हैं कि जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उनके टैक्स की जो शरह है वो 8 से बढ़ाकर 18%, और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसको 1% से बढ़ाकर 18% तक ले जाया जा रहा है। तो फिर किस तरह से ये सेक्टर सर्वाइव करेगा? एक तरफ आप बात करते हैं कि जी ईवी पॉलिसी लेके आए, ईवी को प्रमोट करें। एक तरफ आप बात करते हैं कि जी पेट्रोल की गाड़ियां जो है उनको कम इस्तेमाल करें। दुनिया में हर जगह पे, आप चाइना को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, उधर 70% उनकी इस वक्त जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ गई हुई हैं। हमारे यहाँ हम कैसे करें? अगर इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी तो अफोर्डेबिलिटी कैसे होगी जिन गाड़ियों की? और उसके बाद कौन सा ऐसा प्लान दिया है, कौन सा इन्होंने गवर्नमेंट ने हमें ऐसा प्लान दिया कि पाकिस्तान में रिलीफ दिए कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी की प्रोडक्शन कर सकें? सही। आज तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई पाकिस्तान में। इंजन की तो इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे आएगी? कोई ऐसा प्लान नहीं है। कोई हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम अपना इलेक्ट्रिक गाड़ी प्रमोट कर सकें। ना हमारे पास बाइक्स हैं,
वो जो बात सही है कि चाइना से मंगवा के 2.5 लाख की बेची जा रही है, वही चीजें यहाँ पे उसको हमें ऐसा कोई बजट दें, हमें कोई रिलीफ दें, कोई फंडिंग दें, या कोई हमें कोई प्रोग्राम दें ऐसे जिसमें हुकूमत और साथ प्राइवेट सेक्टर मिलके इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक बाइक को प्रमोट करें। अभी हाल ही में आप देखें, इन्होंने अपना सोलर के ऊपर जो पहले लोगों ने लोन्स लिए, लोगों ने अपने घरों पे लगाया, फैक्ट्रीज में लगाया, इन्होंने नेट मीटरिंग बंद कर दी। फिर एकदम ऊपर से प्रेशर आया जी कारोबारी लोगों का, जी इसको ठीक करो, तो 2 दिन बाद ठीक कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई हमारे लिए ऐसी पॉलिसी बनाए कि जिसमें हमारे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इंडस्ट्री लगे इलेक्ट्रिक की, इसमें जॉब्स क्रिएट हों। ठीक है डॉक्टर हसन जफर साहब, आपकी तरफ से आना चाहूँगी। जैसा कि आपने हमारे दूसरे मेहमान की गुफ्तगू भी सुनी है, उनका ऑटो सेक्टर से ताल्लुक़ है और वो गुज़िश्ता सालों में जो चलता आया है उसका शिकवा कर रहे थे। सर मुझे ये बताइए कि जो जीडीपी है उसको हम 4% पर ले जाने की बात कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हम अभी तक हमारे जो घरेलू सार्फिन हैं उनको भी ना गैस फराहम कर पा रहे हैं, ना ही बिजली उनको फराहम कर पा रहे हैं। सर किस तरह से नई इंडस्ट्री लगेगी, कैसे नया कारोबार होगा? और जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कारोबार नहीं होगा, मईशत कैसे तरक्की करेगी? सर मईशत कैसे तरक्की करेगी? आज से कोई 8-9 साल पहले लाहौर में ये पीसी होटल में एक बहुत इकोनॉमिस्ट थे, बड़े बड़े सारे हमारे मुल्क के, बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था। तो वहाँ पे एक सवाल मैंने पूछा उन मौजूदीन से कि आप ये बताइए कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी में सर्विसेज का हिस्सा, सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा 60% से ऊपर कैसे हो सकता है? सही। आपकी आपकी इकोनॉमी अगर जब भी तरक्की करेगी, 3 चीजों पे तरक्की करेगी: ट्रेड पे, एग्रीकल्चर पे, सही। और टूरिज्म के ऊपर। ये बात आप तय करके लिख लीजिए। सर तीनों फ्लॉप है हमारे यहाँ तो। लेकिन नहीं, देखिए, और ये रिलेंटलेस आपको इस पॉलिसी को परसू करना होगा। अब सिचुएशन, क्योंकि सो कॉल्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ये वो काम कर नहीं पाएंगे जिसकी जरूरत है। ये ना डाउन साइजिंग कर पाएंगे। अभी देखें, 18वीं तरमीम का झगड़ा चल रहा है ना। 18वीं तरमीम का झगड़ा ये है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है पैसों की सूबों में, आपने केपी और गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया। जीबी की में जो हमारे डैम्स बने हुए हैं, उनकी एक यूनिट बिजली आपके सिस्टम में नहीं आ सकती क्योंकि आपने उनको ये दर्जा नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये सब कुछ मैडम बाय डिजाइन हो रहा है, ये इत्तफाकन नहीं हो रहा। इसके पीछे बहुत लंबी दास्तानें हैं, उन्हें छोड़ें, किसी और वक्त करेंगे। अभी आप बजट के ऊपर ही करते हैं। अब मसला ये है कि 408 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज है, टोटल इकोनॉमी का। इतने बड़े मुल्क की इकोनॉमी का डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी महज 400 बिलियन डॉलर की है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर, यानी आबादी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम निकलता है वो पूरे रीजन में लोएस्ट है। सही। यानी बांग्लादेश और ये सब कुछ डाल लें, ये श्रीलंका वगैरह, लोएस्ट है। ग्रोथ रेट हुआ है आपका मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये जो 3 ग्रोथ रेट वाले सेक्टर्स हैं उन पे आप काम ही नहीं कर रहे। आप सर्विसेज सेक्टर के ऊपर कर रहे हैं, पर मैं ये नहीं कर रहा हूं आप करें प्रमोट। आपकी आईटी की कुछ एक्सपोर्ट्स हुई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं, मुझे इंडिया से कुछ लोगों ने कहा कि जी हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा यहाँ पे वो मिल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान में लोगों को सब कॉन्ट्रैक्ट दिए। तो ये काम आप खुद नहीं कर सकते। आपने अपना इंटरनेट बिठा दिया 2 साल पहले। वो हमारे एक जानने वाले हैं पिंडी में, उन्होंने कहा जी मैंने वो कुछ बच्चे आए थे, उन्हें अपने 2 फ्लोर दिए एक प्लाजे के कि जी वहां पे इंटरनेट, ये कोई आईटी का काम करने चाह रहे थे। उन्होंने कहा अंकल हम तो पैसे नहीं आपके दे सकते, वो काम छोड़ के चले गए, इंटरनेट ही नहीं चलता। तो आपकी पॉलिसीज ही ये है, आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर लें। अब देखिए, करने की जरूरत ये है, जो इस वक्त सिचुएशन हो गई है, इस वक्त सिचुएशन ये है, और बहुत मैं सोच समझ के कंसिडर्ड ओपिनियन दे रहा हूं, इस वक्त आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। पूछिए क्यों? 70.8% आपका जो कर्जा है, आपके जीडीपी का परसेंटेज जो है वो 70.8% हो गया है। सही। जब आप डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसमें से जो प्राइमरी उसका रीजन होता है, अगर आपके जीडीपी का 50% हो जाए आपका कर्जा, तो डिफॉल्ट हो जाता है। आपने आर्टिफिशियली
अपने पॉलिटिकल रीजन के लिए डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया हुआ, हालांकि डिफॉल्ट हुए हुए तो आप मुद्दत से हो चुके हैं। जब तक डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे और फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, इसकी सर्जिकल ऑपरेशन होके ये मामला ठीक नहीं होगा। बाकी करते रहे, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स कलेक्शन कर ठीक लेंगे, है। बड़ी बड़ी बात। 4% सही क्या मैडम, अगर ये 2%। सही। डॉक्टर हसन जफ़र साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा की तरह बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ के जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल चल रही है, जो मौशी सूरत हाल चल रही है, यकीनी तौर पर फाइनेंशियल एमरजेंसी की ज़रूरत है। शावेज़ ताहिर मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।